नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ राजेश शर्मा। आज हम एक खास सब्जेक्ट लेकर आए हैं कि जब से जंतर मंतर का जेएनजी वाला जो आंदोलन हुआ है, उसके बाद एकदम से भाजपा और उसके साथ के जो संगठनों ने एकदम से अपनी करवट बदली है और आरएसएस के संघ सरकारवा ने तो एक जेएनजी के साथ संवाद ही किया है। साथ ही एफसीआरए कानून भी संसद में पेश हो गया है। मैं आदरणीय सतीश शर्मा जी के पास आप सबको ले चलता हूँ इससे जुड़े कुछ सवालों को लेकर। हाँ, सतीश शर्मा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, अपने दर्शकों को नमस्कार, धन्यवाद। सर, अभी जो जन आंदोलन हुआ था या छात्र आंदोलन हो कह सकते हैं उसको लेकर जो उसका डैमेज कंट्रोल कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, उसको लेकर आरएसएस ने एक पांव आगे बढ़ाया कि वो जेएनजी के साथ संवाद कर रहे हैं। इसी तरह इंटरनली ऐसा लग रहा है कि बीजेपी भी इंटरनली संवाद की उस प्रक्रिया में है। वो दूसरी तरफ जो विपक्ष इसका समर्थन कर रहा था, वो झारखंड, कर्नाटक, पंजाब में इस सारे मुद्दे को लेकर आगे पीछे हो रहा है और एक तरह से एक्सपोज हो गया। साथ ही ये कहा जा रहा है कि जो एफसीआरए का जो कानून संसद में लाया जा रहा है अभी, तो उसको ट्रम्प टैरिफ का भी जवाब कहा जा रहा है। आप इस इन दोनों को कैसे कोरिलेट करते हैं और क्या सोचते हैं इन सारी चीजों को लेकर? ये एक विश्वव्यापी विषय हो गया है। एक चर्च का सहारा लेके डीप स्टेट जो काम कर रहा है, उसमें सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग हो रहा है। आप हम वार्ता कर रहे हैं, मेरे मुंह से डीप स्टेट निकला, तो डीप स्टेट से संचालित ये सोशल मीडिया हमारे व्यूज को कम कर देंगे। हमारे वो जो फार्मूले उनके जो ऑटोमेटेड हैं, जिनमें आगे नहीं बढ़ने देते, वो सब शिकायतें सबको है। हमारे जैसे लोगों का कहना है कि तुमको बैड कंटेंट के लिए इतना बड़ा पैसा मिल रहा है, उसको तुम प्रसारित कर रहे हो। उन्होंने भारत सरकार की संसदीय समिति के सामने ये स्वीकार किया कि हाँ, उनको कुछ कंटेंट को रोकने और कुछ कंटेंट को चलाने के लिए भारी पैसा मिला है। कन्फेशन के सिवा कोई रास्ता नहीं था उनके पास, क्योंकि इनके पास टेक्निकल एडवांसमेंट है और उसकी सूचनाएं थी भारत सरकार के पास। अब संसदीय समिति के अध्यक्ष भी निशिकांत दुबे हैं, जो फायर ब्रांड हैं और प्रबल राष्ट्रवादी हैं। मैं आपको पिछली ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ले चलता हूं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन और उसके बाद जब आप यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें चर्च और सम्राट के बीच में सदा संघर्ष चलता रहा कि कौन शासन करेगा, किसकी चलेगी। कभी चर्च भारी तो कभी सम्राट भारी। बिस्मार्क जैसे प्रधानमंत्री भी हुए हैं यूरोप की हिस्ट्री में, जिन्होंने सारे यूरोप को चलाया और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान की और चर्च को दूर रखा। चर्च में भी संघर्ष हुआ आपस में। अब कैथोलिक चर्च जो हैं, जो पोप हैं, जो रोम इससे संबंधित, या अमेरिका में जाके प्रोटेस्टेंट्स को बढ़ावा मिला और आज डीप स्टेट को चलाने में, अमेरिका के राष्ट्रपति को तय करने में प्रोटेस्टेंट्स की बहुत ज्यादा भूमिका है। शीत युद्ध में, अमेरिका और रूस के शीत युद्ध में, जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है, जिसका रशिया और ग्रीस और इत्यादि जहां से संबंध है, इन देशों से, पूर्वी देशों से, उनकी इतनी नहीं चली या उनको पीछे हटना पड़ा। पर हमको ये बात नहीं भूलना चाहिए कि इस तरह के आर्टिकल्स और बुक्स मार्केट में मौजूद हैं जो ये दावा करते हैं कि कभी भारत सरकार में इंदिरा गांधी के समय भी केजीबी की बहुत ज़्यादा चलती थी। यानी भारत में कौन सरकार चलाएगा, कैसे चलाएगा और हमको क्या फ़ायदा होगा, इसमें सदा से संसार की शक्तियों का
रुचि बनी रही, अमेरिका की सबसे ज़्यादा। अमेरिका का वर्चस्व वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बढ़ा, जब संसार का सारा सोना उन्होंने अपने पास रख लिया और यूरोप को हथियार दिए और कहा हथियार मत बनाओ, आपकी रक्षा हम करेंगे। इस्लामिक देशों को भी कहा कि तुम लोग हथियार मत रखो, हथियार हम देंगे, रक्षा तुम्हारी हम करेंगे, पर पेट्रोल और डॉलर का संबंध होना चाहिए। तुम पेट्रोल डॉलर करो पैदा, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। संसार का मसीहा बन बैठा अमेरिका। अब जब सत्ता हाथ से खिसकती नजर आ रही है, मैं आपकी बात पर आऊंगा FCRA पर उसकी पृष्ठभूमि बनाने के लिए ये बातें जानना भी जनता को जरूरी है कि भारत में एक ऐसी शक्ति का उदय हुआ है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत डोभाल, S जयशंकर, राजनाथ सिंह जी और सेकंड और थर्ड लेन के वो फायर ब्रांड नेता जो संसद में आकर विपक्षी दलों की धज्जियां उड़ा देते हैं, जिनमें सूर्य है, निशिकांत दुबे हैं, रामदास अठावले हैं, एक दो महिलाएं हैं, बांसुरी स्वराज आ गई हैं और ललन सिंह हैं, प्रबल राष्ट्रवादी नेता हैं, धज्जियां उड़ा देते हैं। इतने अच्छे वक्ता संसद में इतने सारे एक साथ कभी भी नहीं आए जितना अब है, और निश्चित है उसमें भाजपा ने ज़्यादा लोगों को मौका दिया। कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में परिवार के अलावा आगे कौन कभी बनेगा किसी को नहीं पता, पर भारतीय जनता पार्टी में किसी स्कूल के बच्चे से भी पूछोगे कि आगे आने वाले कौन है तो 5-7 नाम गिना देगा, इनमें से कोई हो सकता है। ये कितनी अच्छी बात है। क्रिकेट में अगर एक सीट के लिए एक से अच्छे कैंडिडेट्स हों, एक से ज़्यादा कैंडिडेट हों, तो चयन अच्छा होगा ना। तो इस राष्ट्रवादी सरकार को गिराने के लिए अमेरिका और यूरोप की बिजनेस पॉलिसीज को चलाने के लिए यहाँ के बजट उनकी अपेक्षा के अनुसार बने, उन नियमों में संशोधन हो या लिबरलाइजेशन हो जो वहाँ के प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए मदद करें। जैसे पंजाब की दाल अगर बंद हो जाए बिकनी तो कनाडा से दाल आएगी। लोगों ने हजारों करोड़ बनाए ऐसे सौदों में। यहाँ तेल के सौदे बिना कमीशन के होते ही नहीं थे, हथियारों की खरीद कभी कमीशन के बिना होती नहीं थी, और अभी भी एक आध पार्टियाँ ऐसी भी हैं जिनके अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ ऐसी हैं जो एक दूसरे के स्वार्थ की सिद्धि करते हैं। मैं उस बात पर आता हूँ कि चर्च अभी भी उतना सक्रिय है और सम्राट और चर्च इस मामले में मिल गए। क्या आपको आश्चर्य नहीं लगता कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों डीप स्टेट की परवरिश कर रहे हैं और FCRA कानून के खिलाफ खड़े हो गए? चर्च ऑफ इंग्लैंड हो, रोमन चर्च हैं, ये ऑर्थोडॉक्स चर्च हैं, ये सब इस बात के लिए जुड़ गए कि हिंदुस्तान को कैसे प्रभावित किया जाए। उन्होंने किसी एक NGO की मदद नहीं की, हजारों NGOs की मदद की, और सीधी फंडिंग नहीं की। कभी नॉर्वे के जरिए की, कभी किसके देश के जरिए की, कभी जर्मनी के जरिए की, कभी किसी के लिए जरिए की। वहां से फंड डाइवर्ट होकर यहाँ आते हैं जिससे ये साक्ष्य नहीं रहे कि ये अमेरिका से पैसा आया हुआ है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाखों बीघा जमीन लंबी लीज पर दी क्रिश्चियन मिशनरीज को। वो आज वक्फ के बाद सबसे बड़ी लैंड होल्डर है इंडिया में। उनका जो पैसा आता था, उदाहरण के लिए उत्तर भारत के किसी चर्च को बड़ा पैसा आया, उसने केरला या तमिलनाडु की किसी NGO को पैसा दे दिया शिक्षा के नाम से। हकीकत में वो धन परिवर्तन कर रहे हैं। उस फंड की क्या ऑडिट करोगे? उस संस्था को दिया, उससे आया या नहीं आया वो तो गत्ते में डाल देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो फंड्स का डाइवर्जन ऐसे होता था कि वो ऑडिटेबल नहीं रहते थे, या यूं कह दें कि इस बारे में सख्त कानून नहीं थे। तो मैं दो बातें, भविष्यवाणी, घोषणा, ये तथ्य बता रहा हूं कि चर्च आज शक्तिशाली है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में चर्च शक्तिशाली है। कौन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है? डेमोक्रेसी अमेरिका में नहीं बची,
और चीन और रूस में कम्युनिज्म नहीं बचा। आश्चर्य नहीं लगता आपको? नेपोलियन बोनापार्ट डेमोक्रेसी का बड़ा धुरंधर था। अपने कॉन्स्टिट्यूशन का धारा 19 जो है, समानता का जो अधिकार है, वो नेपोलियन बोनापार्ट की देन है। स्वतंत्रता का अधिकार है, मानवीय स्वतंत्रता का अधिकार है। वो जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, उसकी प्रेरणा फ्रांस से मिली। और जो अपने आप को डेमोक्रेट्स का मसीहा मानता अमेरिका, उसने संसार में जितने भी शासन बदले वो सारे डिक्टेटर्स हैं, सेनाध्यक्ष हैं। डेमोक्रेसी को सबसे ज्यादा खत्म करने वाला दुनिया में अगर कोई देश है तो अमेरिका है। और कार्ल मार्क्स तो 50 साल ही नहीं चला। आज चीन और रशिया की गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, नाम के लिए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स हैं, पर डिक्टेटर हैं। तो ना कम्युनिस्ट रहे ना डेमोक्रेसी रही, डिक्टेटर्स है। पुतिन भी शक्तिशाली हैं और चीन में भी डिक्टेटरशिप, एक पार्टी का राज्य, पार्टी की सेना है। तो मैं यूं कहने को जा रहा हूं कि चर्च में डोनेशन के नाम से पैसा आता है और जकात भी वक्फ बोर्ड में आती है। और वक्फ बोर्ड और चर्च ऐसी संगठित संस्थाएं हैं जो अपने धर्म को बढ़ाने के लिए कुछ भी करेंगी। सरकारों को बदलेंगे, उखाड़ पछाड़ कराएंगी, देशों को भ्रष्ट करेंगी, देश के नागरिकों को रिश्वत देंगी, पैसा देंगी, सुविधाएं देंगी, और धर्म बदलने के लिए या राष्ट्र बदलने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। तो आप इसको किस एंगल से देख रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि भारत जितनी पोल दुनिया के किसी देश में नहीं है। मैं इतनी बार जर्मनी गया हूं, अगर मेरी 17 तारीख जाने की टिकट है और 21 तारीख आने की टिकट है तो 22 तारीख का भी वीसा नहीं देते वो लोग। और ये लाखों लाखों लोग समुद्र पार करके, नदी पार करके बंगाल से भारत में घुस आते हैं, ना कोई पासपोर्ट, ना वीसा, ना कुछ। ऐसे लोगों को पैसा, जो 500 रुपये में पासपोर्ट बन जाए, आधार कार्ड बन जाए, तो वो लोग कुछ 1-8 लाख मिल गया तो जाने क्या कर देंगे। तो FCRA इस पर किस तरीके से कंट्रोल कर पाएगा? अगर आए हुए पैसे को सरकारी नजरिए में रख लिया जाए, सरकार की नज़र में हो, जिसकी ऑडिट पॉसिबल हो, और ऑडिट सरकारी एजेंसीज करें, तो जो पैसा आया उसका सही हिसाब देना पड़ेगा। ये व्यवस्था FCRA कानून में। नंबर 2, एक बंदिश ये लगा दी कि आए हुए पैसे का 20% से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च नहीं होगा। अब तक क्या होता था, बाहर से मान लो 100 रुपये आया, एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च 75-80% बताते थे और फर्जी वाउचर बनते थे। मेरे को HRD मिनिस्टर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी कहते कहते थके कि NGO बना लो। मैं कहा आपको नहीं पता आपके नाक के नीचे क्या हो रहा है। नीचे से 20 रुपये देते हैं, ऊपर से 100 रुपये का चेक आता है। अगर आप अवेयर है तो ठीक है, नहीं तो ये बात बंद करिए। NGO का मतलब दिए हुए 100 रुपये को खर्च करना, उसी में से चोरी से, फर्जी वाउचर से पैसा निकाल लेना। तो NGO बिजनेस तो हो ही नहीं सकता। NGO से जैसे बिजनेस मल्टीप्लाई हो जाता है, NGO तो गिवन डोनेशन को ही खर्च करके उसका हिसाब देना होता है, जो आज तक नहीं दिया गया। तो अब क्या होगा? ऑडिट होगी। जिस पर्पज के लिए पैसा आया उस पर्पज में जाना चाहिए। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन पर 20% से ज़्यादा खर्च होंगे तो वो रिकवरेबल होगा। यानी 80% पैसा उस चैरिटी के लिए, डोनेशन जिस काम के लिए आया उसके लिए आप लगाओगे, ठीक है ना? और दैट विल बी सब्जेक्ट टू ऑडिट। तीसरी बात, आप धर्म परिवर्तन या राजनीति के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करोगे। चौथी बात, जो पैसा आया है उसको आपको एक निश्चित अवधि में खत्म करना ही है। आपको लिबर्टी नहीं है, उस उद्देश्य के लिए उसको आप निश्चित अवधि में खर्च करोगे। चौथा, FCRA कानून के तहत NGO को रिन्यूअल कराना ही पड़ेगा। हर 5 साल में रिन्यूअल कराओ। अगर आपने संस्था का रिन्यूअल नहीं कराया तो उसकी सारी संपत्तियां बैकडेट से ही जब्त हो जाएंगी सरकार में, या सरकार द्वारा नियत किसी ट्रस्ट में
निहित हो जाएंगे। यही है जो भूचाल लेने वाला है। चाहे वो वक्फ हो, चाहे चर्च हो, वो सारी संपत्तियां सरकार में निहित हो जाएंगी। ठीक है ना। एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि एक दूसरे ट्रस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे, इसमें क्लॉज ऐसे भी डाला गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक देश में केवल एक बैंक मुकर्रर किया गया है। मेरे को लगता है अश्विनी उपाध्याय जी ने, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, ये सलाह दी थी। कमाल के एडवोकेट है। तो वो एक ही बैंक में वो पैसा आएगा और उसी बैंक से डिस्टर्ब होगा। बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो सरकारी बैंक है। और जब एक ही ब्रांच में होता है तो एक ही जगह ऑडिटर बैठ के पता लगेगा देश का पैसा कहाँ आया, कहाँ से आया और कहाँ जा रहा है। तीसरा, इनको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि उनका डोनेशन कहाँ से आ रहा है। ये बंदिशें सोशल मीडिया पर भी लगा रहे हैं कि कंटेंट किसने लगाया और कहाँ से। तो इतनी बंदिशों के बाद पैसा आना कम हो जाएगा, या आएगा तो सरकार की नज़र में रहेगा। उसकी शिकायत की जा सकेगी, उसकी जांच की जा सकेगी, प्रावधानों का उल्लंघन करने पर उसकी संपत्ति जब्त की जा सकेगी। और किसी एनजीओ को अनंत काल के लिए लाइसेंस नहीं दिया जा रहा, 5-5 साल में रिन्यूअल कराना ही पड़ेगा। तो ये सारी बातें होने से बस पूछो मत, हल्ला मच गया सारे संसार में। एक अमेरिकन राजनेता तो बोला, उसकी वोटर संख्या तो 80,000 से ज़्यादा भी नहीं है, पर बोल रहा है कि अमेरिका से संबंध बिगड़ेंगे। अरे अच्छे कब थे राजेश जी? यूरोप के कंट्रीज ने और अमेरिका ने भारत को लूटने के सिवा कुछ नहीं किया। ये लोग जंगली थे, कुछ नहीं जानते थे। औद्योगिक क्रांति भी भारत से सामान जाके ही हुई है, भारत के पैसे से ही हुई है। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करने आई थी और यहाँ के राजा बन बैठी। यहाँ के गवर्नर जनरल को, लॉर्ड क्लाइव को 25,000 पाउंड वेतन मिलता था, जो ब्रिटिश क्राउन से भी ज़्यादा था। इतनी रईसी थी इन लोगों की। इनके घर भर गए थे, वहाँ जहाज के जहाज भर के ले जाते थे सोना, नील और जाने क्या क्या सामग्री यहाँ से। तो ये लुटेरे रहे सदा से। इन्होंने संसार भर के देशों से लूट मचा के अपने घर भर लिए। पर आप आज एक मजदूर को अचानक 10 लाख रुपए दे दोगे तो 7 दिन बाद हिस्ट्री पूछना, उस पैसे को रोक नहीं पाएगा। ये देश अपनी संपदा को रोक नहीं पाए हैं। वो ब्रिटेन जो इतना बड़ा था, जिसका सूरज का भी अस्त नहीं होता था, अब इतना सा रह गया है। खन्नास उतना ही, नखरे उतने ही, अपने को सुप्रीम समझने की, अपनी सभ्यता को श्रेष्ठ बनाने की जो उनकी कहलाने की इच्छा है, खत्म हो रही है। भारत के कई राज्य ब्रिटेन से बड़े हैं। आप देख लेना, आपके हमारे जीवन काल में ब्रिटेन के शासक कोई और हो जाएंगे, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, और अमेरिका के विखंडन हो जाएगा। पर चर्च इस समय हावी है, इसमें कोई, और उसमें सरकारें सहयोग दे रही है। अब सम्राट तो है नहीं, मोनोपोली तो है नहीं, मोनार्की भी नहीं है। और ये डेमोक्रेट जो कहलाते हैं देश, डेमोक्रेटिक कंट्रीज, वो दावा करते हैं, पर चर्च से ये सब दबे हुए हैं, क्योंकि चुनाव में वही लोग पैसा देते हैं जो चर्च के बंदे हैं। अब इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि अचानक से इस आंदोलन के बाद आरएसएस ने करवट बदली है, बीजेपी का मूड चेंज हुआ है, और दूसरे की विपक्ष भी एक्सपोज हो गया कि वो जंतर मंतर पर कोई और बात करता है, झारखंड के लिए और कोई बात करता है। तो आप इन दोनों चीजों को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, राजनीतिक दलों की साख बहुत तेजी से कम हुई है। आज अखिलेश यादव हों या राहुल गांधी हों या कोई और नेता हो या ममता मुखर्जी बनर्जी हों, इनकी सभाओं में पेड वर्कर्स ही आते हैं, जनता, आम जनता नहीं आती, अंतर प्रेरणा से नहीं आते। कार्यकर्ताओं को बुला लेंगे या पेड होंगे। जंतर मंतर में ये कल्पना थी कि नेपाल की तरह या बांग्लादेश की तरह लोग आ जाएंगे। वो दिपके कई दिनों तक चलाता रहा, कोई आया नहीं, क्यों नहीं, ये बड़ी चिंता का विषय। तो स्ट्रेटेजी चेंज की गई, तब भुगतान करके लोग बुलाए गए। बारबालाएं भी थी, वेश्याएं भी थी, क्रिमिनल्स भी थे। वो लोग भी आए जो जिहाद करना चाहते हैं।
इन सब का जो लुक दीपके ने और सौरभ दास ने कैसे स्वीकार किया इन लोगों को? क्या इनको पता नहीं था कि ये लोग भी हमारे आंदोलन में? देश का विद्यार्थी तो आया नहीं, 2 दिन पहले तो नीट होके चुकी थी, सिलेक्शन हो गया था, रिजल्ट्स खुल चुके थे, छात्र तो अपनी परीक्षाओं में व्यस्त थे। ये 25 साल के छात्र कैसे हो गए? जिनका सिलेक्शन होना था वो तो 16 से 20 साल की उम्र के लोग ही थे। जब तक बार बाला नहीं होगी, बल्कि रेड एरिया से जो आई हुई महिलाएं थी वही गालियां बक सकती थी, उनकी जबान पर गाली रहती है ना। वहां कंडोम बरामद किए गए, वहां बहुत घटिया हरकतें की गई। अगर हम यूं माने कि नेपाल और बांग्लादेश किया जाना था, तो उन कदमों पर विचार करें तो होना ही चाहिए था कि कुछ हजार लोग जंतर मंतर से चलेंगे, पार्लियामेंट को घेरेंगे, पार्लियामेंट में घुस जाएंगे, एक आध 2-4 सांसदों को मार देंगे, हल्ला मचाएंगे, रेडियो पर टेलीविजन पर कब्जा कर लेंगे, वहाँ से निकलेंगे, प्रधानमंत्री आवास को घेर लेंगे, उसके बाद बांग्लादेश की तरह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बाध्य करके इस्तीफा दिलाएंगे या आग लगा देंगे सुप्रीम कोर्ट में फाइलों को, और हो गई बगावत और हो गया क्रांति। सरकार को अनुमान था, सरकार को सोर्सेज ऑफ मनी भी पता था, सरकार ने आवश्यक उपाय भी किए। जो लोग आरोप लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी ने देर से डिसीजन लिया, लोग गलत हैं। नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का एंटीसिपेशन इस देश के किसी भी आदमी से ज़्यादा तगड़ा है, किसी भी खुफिया एजेंसी से ज़्यादा तगड़ा है। उन्होंने सबको एक्सपोज होने दिया। अगर वो अवरोधक जो लगाए गए थे पार्लियामेंट से 100 गज दूर, उनको नहीं उखाड़ा गया होता तो देश को कैसे पता चलता कि ये जंतर मंतर वाले जो आए हैं ये इनके इरादे क्या थे। और जब उन्होंने ये किया तब फोर्सेज ने एक्शन लिया। कुछ लोग ऐसे भी पकड़े गए जो बम ब्लास्ट वाले हथियारों के साथ भी थे, हार्डन्ड क्रिमिनल भी थे, रेपिस्ट भी थे, मर्डरर्स भी थे, जिनकी संख्या सैकड़ों में थी। कहते हैं कि वहाँ रिकॉर्ड बन गया है मोबाइल चोरी होने का। आप ये बताइए, आपके घर में कोई आदमी ऐसा जाए जिसको आप नहीं चाहते हो या नहीं जानते हो, कैसे घुस जाएगा भाई? तो इन आयोजकों को भी जेल में डाला जाना चाहिए, अभिजीत दिपके को और सौरभ दास को भी, और भी जो ये लोग हैं। वो बोरा नाम की लड़की और आ गई है, वो भी जाएगी तो सही। अब इन लोगों की दृष्टि, जैसे झारखंड में होता है या पंजाब में पेपर लीक होता है, कर्नाटक में होता है, और कर्नाटक का तो शिक्षा मंत्री बहुत जबरदस्त उल्टी बात करी, तो इसको लेकर ये सारे नेता किस तरीके से एक्सपोज हो गए? देखिए, ये नीति भी हो सकती है और सहज संयोग भी, कि नॉन बीजेपी गवर्नमेंट जहाँ है, तो बीजेपी लीड गवर्नमेंट्स ने तो पेपर लीक को रोक दिया है। जैसे कांग्रेस नीति राजस्थान में अशोक गहलोत गवर्नमेंट के समय 19 बार पेपर लीक हुए। सचिन पायलट ने यात्रा करनी पड़ी उनको। सचिन पायलट ने अजमेर से जयपुर तक की यात्रा की। पर अब जो पेपर लीक हुए हैं वो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं। ये आंदोलन क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो आंदोलनकारी नेता जो थे बन गए, जो राजनीतिक पार्टी भी नहीं है, इस पर भी इन पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए कि बिना राजनीतिक पार्टी हुए आप लोगों ने कैसे चंदा उगाई और सारे काम कर लिए और जन पार्टी नाम रख लिया। अब वो कह रहे हैं कि हम तो प्रभाव समूह बनेंगे, हम तो पार्टी नहीं बनेंगे। क्यों? तुम अगले 2 महीने में तुम जेल में चले जाओगे, तुम करोगे क्या? गवर्नमेंट को कैसे दबाओगे? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, सरकार ने सही समय पर कदम उठाया और सारे देश को ये प्रकट होने दिया कि ये लोग कौन है। अब इनके साथ नहीं जुड़ेंगे लोग। जंतर मंतर पर जो लोग थे उनका हश्र देखने के बाद अब इनके साथ लोग नहीं जुड़ेंगे। ये लोग पैसा खर्च करके सोशल मीडिया पर, न्यूज़ पर, टीवी चैनल्स पर सेंसेशन कर सकते हैं
क्योंकि ये केजरीवाल की शैली में काम कर रहे हैं, केजरीवाल के समर्थन से काम कर रहे हैं। वही सबसे बड़ा नेता था जो जंतर मंतर पर जाकर कहा था, आप करो जो करना है, कोर्ट में हम देख लेंगे। लेकिन अब जो सरसंघ चालक ने जेएनजी के साथ जो बात करी है ये और 6% शिक्षा बजट रखने की बात की है, आप उसको किस तरीके देखें? ये सरकार के साथ संधि है। मैं समझता हूँ गहन चिंतन मनन के बाद जो आम जनता को प्रभावित कर सकते हैं उनमें नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह है, ये लोग हैं, सुधांशु त्रिवेदी हैं, है ना, जो भी प्रमुख वक्ता हैं इनके। इन्होंने देखा जैनजी तो इनके साथ है नहीं, देश का आधा जैनजी तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ा हुआ है, वही सरकार के खिलाफ कैसे जाएगा? मूर्ख हैं ये लोग, ये आंदोलन करने वाले मूर्ख लोग हैं, इनको पता नहीं जैनजी कौन है। जैनजी तो वर्तमान सरकार का समर्थक है। तीसरा अल्फा जैनजी की बात आई है, उनके बाल मन को प्रभावित करने वाली बातें अभी से उनके ब्रेन फीडिंग की जाए तो राष्ट्रवाद की जाए। इसलिए असल जैन जी जो है इस देश में, उसको मैसेज देने के लिए नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर आए और मोहन भागवत जी को कहना पड़ा। दोनों एक ही पाले में है। नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए इंस्टाग्राम ने ताकत लगा दी, हटा दिया वीडियो, 5 घंटे तक उनका वीडियो छुपा दिया। इसके लिए उनको घुटने से माफी मांगनी पड़ी, है ना। यानी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां किस हद तक जा सकते हैं। यह हरकत एक बार तब भी की गई थी फेसबुक के द्वारा, जब ट्रंप ने डीप स्टेट का नाम लिया था। अब उसके साथ संधि कर ली, हो सकता है भारत के मामले में। पर जैन जी असल जो है वो जंतर मंतर पर नहीं था, न कभी होगा। अब इनका आंदोलन कहीं सफल नहीं होगा। ये जो थे कॉकरोच जनता पार्टी, कभी भी अखिलेश, केजरीवाल और कांग्रेस और केरलाइट गवर्नमेंट के राज्यों में कभी नहीं जाएंगे। जाएंगे तो ड्रामा करेंगे। और बाल मनोविज्ञान को जीतने का काम मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी ने और अमिताभ शाह ने किया है। अब बात ग्रह दशाओं की करते हैं कि भारत की ग्रह दशाओं के हिसाब से जेएनजी या ये जो भी युवा वर्ग को लेकर आगे क्या संभावनाएं आपको दिख रही है? देखिए, नीट को लेकर जो कानून बनाए गए हैं और जो दंड विधान किए गए हैं बहुत गजब के। इन्होंने इन कानून के दायरे में उस स्कूल या संस्था के संचालक को भी लपेटे में ले लिया, शिक्षक को भी ले लिया, पेपर बनाने वाले को भी ले लिया, ऑर्गेनाइज वर्क करने वाले को 10 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की जेल तक के प्रावधान किया गया। यानी पेपर लीक की कंप्लीट प्रोसेस में जो भी शामिल है A to Z, उन सब के लिए अलग अलग सजाओं के प्रावधान किए गए। सबसे बड़े सजा विधान उन लोगों के लिए गए जो ऑर्गेनाइजर हैं, मुख्य किरदार हैं जो एपिसोड के। तीसरा, इन्होंने अद्भुत प्रयोग किया। इन्होंने जब नीट की परीक्षा कैंसिल कर हवाई जहाज से पर्चे भेजे तो जिनको मिर्ची लगनी थी उन्होंने ये कहना शुरू किया इतना बड़ा खर्चा करके ये होंगे। अरे तुमने करोड़ों बच्चों का भविष्य बचा लिया, ये नहीं देख रहे? सरकार अपनी नीति में सफल रही और जैसे दोबारा नीट की परीक्षा हुई, जेएनजी के जंतर मंतर पर कार्यक्रम से पहले ही रिजल्ट जब आ गए तो टायर की हवा तो पहले ही निकल चुकी थी, उसको तो फेल होना ही होना था। मैं कह रहा हूँ जो कानून बने वो सफिशिएंट है, पर एक विजिलेंस की लगातार जरूरत है। विजिलेंस मशीनरी अगर भ्रष्ट होगी, मान लो पेपर लीक चोरी में कोई बड़ा राजनेता शामिल हो और उसी के घर बार के लोग या परिचित लोग सिलेक्शन में आ जाएं, तो आप इससे क्या अनुमान लगाएंगे? कानून पर्याप्त नहीं होता, कानून का क्रियान्वयन करने वाला भी ईमानदार होना चाहिए। इसलिए मैं समझ पाया हूँ, अभी तक देश की जनता भी समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया है। वो कानून लाई जो देश में आज तक नहीं बना और इससे नकल माफिया पर रोक लगेगी और क्विक एक्शन लेना जरूरी। उत्तर प्रदेश सरकार क्विक एक्शन लेती रही, जब भी नकल की बात आई क्विक एक्शन लिया। अभी भी क्विक एक्शन लिया कि 1 महीने के अंदर नीट की परीक्षा दोबारा संचालित कर ली गई है। अगर इतना त्वरित न्याय हो तो मैं समझता हूं
गरीब बच्चे, ईमानदार अच्छे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, मजदूरों के बच्चे, ठेले चलाने वालों के बच्चे सेलेक्ट होके आएंगे तो अमीरी के बल पर एडमिशन कराने वाले वर्ग का पतन होना, सर्वनाश होना जरूरी है, हो जाएगा। ये था FCRA कानून जन आंदोलन का आगे आने वाले प्रभाव पर एक चर्चा। आप सब दर्शकों का हार्दिक आभार, धन्यवाद, नमस्कार।